अस्सलाम वालेकुम गाइस। ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी कुछ बुरा होने वाला होता है या कभी कुछ अपशगुन होने वाला होता है तो हम इंसानों से पहले जानवरों को पता चल जाता है। और ऐसे टाइम पे वो जानवर अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं या कुछ जानवर तो रोते भी है ताकि हम इंसानों को ये चेतावनी मिल जाए कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी कभी किसी मोहल्ले के बाहर, किसी घर के बाहर या कभी आपके सोसाइटी में भी कभी कोई कुत्ता या बिल्ली रोता है तो कोई ना कोई उनको भगाने की कोशिश करता है। क्योंकि जब भी कभी ऐसा हुआ है तो या तो उस घर पर कोई संकट आया है या तो किसी की मौत हुई है। आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक लड़की जो कि चेंबूर में रहती थी और उसको एक कुत्ता आने वाली मुसीबत का संकेत दे रहा था, बट वो लड़की शायद नादान थी या वो उस बात को समझ नहीं पाई। लेकिन अब आगे उस लड़की के साथ क्या हुआ ये सब कुछ मैं आपको इस किस्से में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब लोग आयतल कुर्सी पढ़ ले और जो मेरे हिंदू भाई बहन है वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। और आज सब लोग मेरे साथ बोलेंगे कि समटाइम्स वी आर नॉट अलोन। तो एक किस्सा हमारे साथ शेयर किया है रेशमा माली जी ने, जो कि खुद एक इन्फ्लुएंसर है और ये सारा इंसिडेंट इनके साथ ही हुआ था। तो थैंक यू सो मच रेशमा जी फॉर शेयरिंग योर रियल इंसिडेंट विथ अस। ये सब कुछ हुआ था 2012 में, जब रेशमा जी चेंबूर के किसी एक कॉलोनी में रहा करते थे और उस टाइम पे इनकी एज सिर्फ 16 साल की थी। अब वो टाइम नवरात्रि चल रही थी। अक्सर लोग शाम को गरबा खेलते और हमारे मुंबई में तो गरबा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो काफ़ी यंगस्टर्स या कह सकते हो कि काफ़ी फैमिली गरबा खेलने के लिए जाती है या तो फिर उसे देखने तो ज़रूर जाते ही जाते। अब एक दिन रेशमा जी अपने घर से तैयार होकर निकले और इनके घर से थोड़े ही दूर पे कहीं पर गरबा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर जा रहे थे खेलने या पता नहीं देखने के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं था, ये हर साल नवरात्रि में वहाँ पर गरबा खेलने के लिए जाते ही थे। अब अपने घर से निकले, बस उस वेन्यू तक जा ही रहते। अब रास्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ की जो सड़क थी वो पूरी खाली थी। लेकिन बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पर लोग कोई ना कोई आपको नजर आ ही जाता है। लेकिन पता नहीं उस रात को ऐसा क्या हो गया था, ना ही उनके आगे कोई चल रहा था ना ही उनके कोई पीछे था। अब उनको इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था क्योंकि उस रास्ते से वो कई बार आई गई थी, तो वो बिंदास अपना आगे बढ़ रही थी। अब वो थोड़ी ही दूर पर गई थी तो वो क्या महसूस करती कि इसके पीछे कोई चल रहा है। उसको आहट साफ महसूस हुई, लेकिन वो पीछे पलटी नहीं, बस वो आगे की तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन बस थोड़े ही दूर पे गई तो उसको ऐसा लगा कि एक नज़र वो पीछे देख ले कि आखिर पीछे है क्या। जब वो पलट के देखती है तो एक काला कुत्ता जो एग्जैक्ट रेशमा जी के थोड़े ही दूरी पर था और वो उनके साथ साथ चल रहा है। और जब उसने देखा कि पीछे कुत्ता चल रहा था उसने कुछ इतना रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे देखकर हम हैरान हो जाए। ये एकदम नॉर्मल सी बात थी। तो वो अपना आगे बढ़ते गए। फिर वो पीछे पलट के देखे तो इस बार ये क्या नोटिस करते हैं कि जब वो चल रहे तो वो कुत्ता चल रहा है, लेकिन जब वो रुक रहे हैं तो वो कुत्ता भी रुक जा रहा है। तब इन्होंने इस बात को इतना गौर नहीं किया और वो उस वेन्यू पर चले गए। अब उन्होंने वहां पर गरबा खेला या देखा वो तो पता नहीं, लेकिन वहां से निकलने में इनको करीब 11:30 या ऑलमोस्ट 11:45 हो चुके थे। अब ये फौरन वहां से निकले और इनको उसी रास्ते से दोबारा से जाना था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि पता नहीं आज ऐसी क्या बात थी कि जिस रास्ते से वो चल रही थी वो रास्ता एकदम सुनसान, ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल खाली। और फिर से उसी मोड़ पर आई जहां पर वो कुत्ता उन्हें नजर आया था। अब वो जैसे ही वहां पर पहुंची है वो फिर क्या नोटिस करती है कि वही काला कुत्ता अब इनके पीछे वापस से चल रहा है। और ये उस कुत्ते को वापस पीछे पलट के देख रही है और वो कुत्ता इन्हें देख रहा है। अब ये चल रही है तो इनके पीछे वो कुत्ता भी चल रहा है। अब इनको पता नहीं कुछ एंजाइटी हुई या कुछ ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तो वो अपने कदम को और तेजी से आगे बढ़ाने लगी। एकदम रात का टाइम है। अब वो फटाफट चलने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। बस वो थोड़ा ही दूर पर गए थे तो आगे चल के एक पेड़ था। उस पेड़ के पास जाकर पीछे से फौरन कुत्ता जोर जोर से
भौंकने लगा और वो कुत्ता ऐसा भौंक रहा था जैसे कि मानो कि उसकी आवाज में कोई एक डर छुपा हो। भौंकते भौंकते वो कुत्ता अजीब सी आवाज में रोने लगा। ये देखकर रेशमा जी और हैरान हो गई और वो अपने घर की तरफ अब चलते हुए नहीं गए बल्कि भागते हुए गई। वो भागते भागते अपने घर पे पहुंची। जैसे ही वो घर पे रुकी है तो उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। वो फौरन अपने घर के दहलीज तक पहुंची, जोर से दरवाजा नॉक किया। उनकी मम्मा ने दरवाजा खोले और देखे तो ये पूरा पसीना पसीना हो गई थी। वो बोले कि क्या हो गया बेटा, इतनी डरी हुई क्यों लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी कुछ नहीं, वो बस कुत्ता अजीब से भौंक रहा था और वो रो रहा था तो मुझे घबराहट होने लगी, तो इस वजह से मैं भागते भागते घर पे आई हूँ। मम्मा ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। अब वो घर में घुसती है, पानी पीती है और वो सो जाती है। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो सुबह उठी कुछ भी नहीं हुआ, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन हाँ, एक चीज उन्होंने महसूस की थे कि रात भर उनको नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदल रहे थे, एक अजीब सी बेचैनी थी और जब वो आंखें बंद कर रही थी तब मानो कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके सिरहाने के पास यानी कि सर के पास कोई बैठा हुआ है। और जब वो आंखें खोल के देखे तो नजर कोई नहीं आ रहा था, बट उनको महसूस हो रहा था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, आई थिंक हफ्ता भर गुजरा था, सब कुछ नॉर्मल था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं पर बाहर गए थे और वापस वो उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते पे कुछ दिन पहले उनके साथ ये कुत्ते वाला इंसिडेंट हुआ था। तो बस वो उस पेड़ के पास पहुंचे ही थे तब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, दिन की बात है ये, उनके सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो किसी तरह से कोशिश करते करते अपने घर पे गई। घर पे जाने के बाद वो किसी से कुछ बात भी नहीं की, सीधा वो बिस्तर पर सो गई। और वो जब सो के उठी है उसका पूरा जिस्म जल रहा था जैसे कि कोई भट्टी हो। तो उनकी मम्मी ने जब देखे तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार था। इनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई दिलाकर वापस घर पर लेकर आ गए। अब करीब 2 दिन तक ये दवाई खा रहे लेकिन वो बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, ये लोग अपना ट्रीटमेंट जारी रख रहे। 2 दिन के बदले 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक दिन सुबह जब ये सोकर उठे तब ये वॉशरूम चले गई और इनकी मम्मी इनका बेड वेड साफ सफाई कर रहे थे। तब इनकी मम्मी को इनके बेड के आसपास जली हुई बीड़ी मिली। तब उन्होंने बीड़ी को उठाया और पूछे कि रेशमा ये बीड़ी किसने पिया है? नहीं मम्मा मुझे नहीं पता किसने पिया है। और लिटरली वो जो बीड़ियाँ थी ना वो किसी ने पिया हुआ था। उनके घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बीड़ी तो क्या कोई भी नशा नहीं करता था। अब रेशमा जी उनकी मम्मी का मुंह देख रहे, उनकी मम्मी रेशमा जी को देख रहे। और पिछले कुछ दिनों में रेशमा जी की इतनी बुरी हालत हो गई थी तबीयत की वजह से कि अब उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उन्होंने बोले कि मम्मा मुझे नहीं पता और आप मुझसे इस तरीके की बात भी मत करो, मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो उसकी मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, दवाई ववाई खा के रेस्ट कर, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि रेशमा जी के मुंह से ना अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई सिगरेट या बीड़ी पीता है ना, बिल्कुल इसी तरह की बदबू आ रही है। और वो बदबू लिटरली जब वो यहाँ खड़े हो रहे हैं तो उनसे कई दूर पर खड़े हुए उनके फैमिली मेम्बर्स को भी वो महसूस हो रहा है। और जब कोई इनके करीब आ रहा है तो वो स्मेल और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रही है। और जैसे दिन गुजरा वो स्मेल उनके मुंह से नहीं बल्कि उनके पूरे जिस्म से आने लगी कि ये पूरा दिन सिर्फ सिगरेट और बीड़ी ही पी रहे। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनके साथ ये क्या चल रहा है। एक तरफ बुखार भी इनका उतर नहीं रहा है, ये लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर चेकअप कर रहा है लेकिन रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल आ रही है, लेकिन इनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि ये अकेले कमरे में सो रहे थे। अब इनके घर वाले सब बाहर ही थे। तो सडनली जब सब लोग अंदर आए तो ये लोग क्या नोटिस करते हैं कि जिस कमरे में रेशमा सो रही थी वहां पर ऐसी बदबू आ रही जैसे कि किसी इंसान का जब शरीर जलता है तो जलने पर कैसी बदबू आती है, बिल्कुल वैसी ही स्मेल इनके पूरे कमरे से आ रही थी। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी कि लिटरली किसी को भी वहां पर खड़े रहना जम ही नहीं रहा था। लेकिन वही स्मेल रेशमा जी को नहीं आ रही थी। रेशमा जी कह रही कि नहीं यहाँ पर तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा भाई सब लोग यही बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी की बॉडी जल गई है, बिल्कुल इसी तरह से बात आ रही है। मम्मी पापा आप लोग क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज और थी, इस दौरान इनको काली उल्टी होती थी, दिन पे दिन इनका वजन कम होते जा रहा था। इतना कम हो गया कि जब इन लोग ने टेस्ट करवाए तो इनके जिस्म में जो खून था वो सिर्फ 4 पॉइंट बच गया था और इनके शरीर का जितना भी मांस था वो पूरा गल गया था, सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गई थी।
कोई भी जब भी इनके घर पर आता है, इनके रिलेटिव या आस पड़ोस का कोई भी, रेशमा जी के फैमिली को एक ही चीज बोलता कि आपकी बेटी की उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन आज इसको ऐसा देख के लग रहा है कि इसकी उम्र 70 साल की हो गई। मतलब वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी मम्मी ने हर एक मुमकिन कोशिश कर दी जो कर सकते थे, सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया था, लेकिन उनकी बेटी की हेल्थ दिन पे दिन खराब ही होती जा रही थी, और जो बदबू आ रही थी वो अलग थी। अब एक दिन क्या हुआ कि इनके घर में कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे या कोई आस पड़ोस का कोई आके बैठा हुआ था। तब सडनली रेशमा जी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। तो सब लोग जाके देखे तो रेशमा जी जमीन पे लेटी हुई है और वो अपने पैरों को घसड़ रही है, एकदम जोर जोर से पैरों को घसड़ रही है जमीन पर, और बोली कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर को कोई जला रहा है, मुझे अजीब सी जलन महसूस हो रही, अब भी मर जाओगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये देखकर जितने भी लोग उनके घर पे थे वो सब हैरान हो गए। उन्हीं में से कोई एक था, बोला कि आंटी ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, आंटी आपकी बेटी को बुखार या कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि इसके ऊपर कोई ऊपरी असरात हुआ है, या कोई भूत प्रेत या कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी बेटी के पीछे, क्योंकि ये जो हरकतें कर रही है ये सच में आंटी कोई नॉर्मल नहीं है। अभी सुनकर रेशमा जी की मम्मी और उनके पूरे घर वाले हैरान हो गए कि तुम ये क्या बोल रहे हो, हम लोग को ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है बेटा, पिछले 1 महीने से हम लोग ने हर मुमकिन कोशिश करते हमारी बेटी को बचाने के लिए, और अब ये जिस तरीके से हरकतें कर रही है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, अब क्या कर सकते हैं। बोले कि आंटी मैं एक मौलाना को जानता हूँ जो हमारे घर से थोड़े ही दूर पर रहते, काफ़ी पुराने काफ़ी ज़ईफ़ मौलाना है वो, अगर रेशमा को वहाँ पर लेके जाएंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। आंटी एक नज़र जाके देखते तो है। हालांकि इनके घर वालों को ये सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं था, लेकिन इनकी बेटी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोले कि ठीक है जाते हैं। रेशमा को लेकर उनके घर वालों ने वो मौलाना के पास गए और बताने लगे कि पिछले 1-1.5 महीने से हमारी बेटी की ये सारी चीज़ें हो रही है, उसके मुँह से अजीब सी बदबू आती है, उसके कमरे से ऐसा लगता है कि वो इंसान जल गया, उसकी बदबू आती है, और उसके बिस्तर में से बीड़ियाँ मिलती है, जली हुई बीड़ियाँ मिलती है। तो मौलाना साहब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अभी आज की ही बात है, ये अपने पैर जमीन पे घस रही थी और कह रही थी कि मेरे पूरे जिस्म पे आग लग रही है, अंगार लग रही है, मम्मा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं हाजिरी पे बैठूंगा और मैं आपको 2 दिन में पता लगा के बताता हूँ कि आपकी बेटी के साथ हुआ क्या है। अब वो मौलाना शायद काफ़ी जानकार थे, काफ़ी नॉलेजेबल थे, उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किए और उन्होंने हाजिरी में देखा कि रेशमा के पीछे एक बहुत पुरानी आत्मा है, यानी कि वो आत्मा की उम्र कई साल थी, और वो आत्मा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो अब उनको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली थी। उनके जिस्म में जो सारी चीज़ें हो रही थी ना, वो बस उस आत्मा की वजह से हो रही थी। और वो मौलाना ने इतना भी कहा कि अब जो अमावस की रात आने वाली है, उस रात को वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाएगा। वो सिर्फ अमावस की रात का इंतजार कर रहा है। उसकी मम्मी और उसके घर वालों की सुनकर सिटी पिटी को लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मौलाना साहब बोल क्या रहे, और अमावस को शायद 2 या 3 दिन ही बचा हुआ था। तो बोले कि मौलाना साहब अब क्या करना है, देखो अमावस की रात को ही हम इसके ऊपर से एक उतारा करेंगे, और उस उतारे को एग्जैक्ट रात के 11:50 पे ही करना है, और तुम्हारे घर के बाहर एक ऐसी सड़क पे करना जिसमें 3 दिशाएं हो, और याद रखे जब उतारा करोगे तो उस टाइम पे तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ होना चाहिए, और उतारा करने के बाद तुमको पीछे पलट के नहीं देखना है। तो ये लोग बोले कि ठीक है, जैसा आप बोलोगे मौलाना साहब वैसे ही करेंगे। और बोले डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर बैठ के दुआ करूँगा, बस तुमको अमावस की रात को 11:50 पर ये उतारा करना है, और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करना है। अभी लोग अपनी बेटी को लेकर मौलाना साहब के वहां से तो आ गए, लेकिन ये 2 दिन रेशमा की हालत बद से बदतर हो गई, और ये 2 दिन इनके घर वालों के साथ बहुत बुरा गया था। लेकिन फाइनली अमावस की रात आ गई, और ये लोग ने रेशमा को कोशिश की है कि वहां तक लेके जाए जहां पर 3 दिशाएं हो सड़क की। अब उन्होंने बोले चल बेटा जाएंगे, लेकिन रेशमा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। अब उसके नेबर और उसके आसपास के लोग बेचारे इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव थे कि उन सब लोगों ने मिलकर रेशमा को उठाए और अपने साथ इनके घर से थोड़े ही दूर पर वो 3 दिशा वाली सड़क थी वहां पर लेके गए। एग्जैक्ट रात के 11:50 पे इनकी मम्मी ने वो सब कुछ किया जो वो मौलाना साहब ने इनको कहा था। जैसा उतारा करने के लिए कहा था बिल्कुल वैसे ही उतारा किया, और वो उतारा 3 बार करना था। तो उन्होंने पहली बार उतारा किए, दूसरी बार उतारे किए, जैसे ही तीसरी बार किए है
रेशमा को अपनी बॉडी में अजीब सी सनसनाहट महसूस हुआ, उनका पूरा जिस्म वाइब्रेट होने लगा और उस टाइम पे उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर में से कुछ निकला है बाहर। और लिटरली वो टाइम था जब उन्होंने पहली बार उस आत्मा को देखे जो उनके शरीर में था। ऐसा वो बताते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी था जिसने काला लिबास पहना हुआ था, उसका चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो बीड़ी पी रहा था और बस वो इनको ही देख रहा था। फौरन इसके घर वालों ने तुरंत पीछे पलट के नहीं देखे और वहां से निकलते गए, लेकिन रेशमा जी आज भी चेहरे को भुला नहीं पाए। लेकिन अभी चेंबूर के उस पेड़ के पास, कह सकते हो उस गली से, न वो न उनका परिवार कोई भी आता जाता नहीं है। खैर आज वो एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ दोबारा से नहीं हुई, लेकिन वो कहती है कि ये इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट इंसिडेंट था। और बस इस किस्से में इतना ही। मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा रेशमा जी को कि आपने ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया। अब आप लोग के पास एक मौका है, अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आइए, हमें फॉलो कीजिए, DM कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। और वहाँ पर हो सकता है कि मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूँ, तो आप लोग मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो। तो यार बस इस किस्से में इतना। मैं मिलूंगा किसी नए किस्से के साथ। टिल देन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।